का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल आप भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से, अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमारे साथ संदीप भान होंगे जिनसे हम पाम तेल के मार्केट के बारे में समझेंगे। सिंगापुर से जुड़ेंगे वो, उनसे बातचीत होगी। एसडी गथरी के सिंगापुर के सीईओ हैं और साथ ही हमारे साथ अश्विन नायक भी होंगे, फिश के चेयरमैन हैं, उनसे मसालों की रिपोर्ट लेंगे। चलिए तो आगे शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड में आज मुनाफा वसूली दिख रही है। क्या हो रहा है गोल्ड में कि मुनाफा वसूली और गहराएगी क्या या वापस से खरीदारी लौटेगी? अनुज जी। विश्वन जी, गुड इवनिंग। देखिए, एक जो वॉर प्रीमियम था वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टैरिफ के फ्रंट पे जो ब्रेक लगा है और उसको आगे एक्सटेंड किया है, उसका भी प्रीमियम यहाँ पे डाइल्यूट होता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप स्पॉट मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने करीबन $30 की गिरावट आते हुए देखी है और अब गोल्ड का भाव करीबन 2883 के रेट पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। काफी टाइम से हम देख रहे थे कि गोल्ड का प्राइस 2960 $29 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एक ब्रेकआउट नहीं आ पा रहा था, तो एक रिस्क रिवॉर्ड करंट हाई रेट पे नहीं बन पा रहा था, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जो प्रीमियम्स है, वॉर प्रीमियम हो या टैरिफ प्रीमियम है, वो यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। हमें लगता है कि अभी सेंटिमेंट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का रहेगा, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह आपको देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि 85 या 450 के आसपास बिकवाली करें, स्टॉप लॉस 85-725 का लगाएं, टारगेट हमें लग रहा है कि 84 या 900 तक देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $2860 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि अभी और कुछ गिरावट गोल्ड में आ सकती है। बताइए गोल्ड में और कितनी गिरावट आ सकती है केडिया जी? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, सोने की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हम देख रहे थे कि $3000-3100 दिखाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर, जैसे अनुज ने भी कहा है कि जो वॉर प्रीमियम है, बिकॉज आप समझिए कि जब पहली लेग की बात हुई है रशिया यूक्रेन में होनी चाहिए थी, बट रशिया और यूएस के बीच में हुई है, तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि यूएस का दबदबा काफी ज्यादा है और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा भी था कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, तो उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में गिरावट है। 2950 2960 इंपॉर्टेंट हर्डल बन चुका है। $3000 का लेवल तोड़ने के लिए वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, जो मार्केट में अब दिखाई नहीं दे रहा है टाइम भी। तो मुझे लगता है करीबन $150 की गिरावट, अगर ये वॉर प्रीमियम की कमी की बात करते हैं तो मुझे लगता है $150 का एक गिरावट मिलनी चाहिए, क्योंकि $400 की तेजी हमने देखा है नवंबर से अभी तक देखा है। तो 2950 से अगर गिरावट आती है तो 2820 से 2830 तक की गिरावट मुझे लगती है ओवरऑल। और डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो 86,500 का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है। इमीडिएट आज इंटरडे का टारगेट पकड़े तो 84,800 है, बट मुझे लगता है ये 82,500 तक का भी लेवल गोल्ड में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के टेम्पररी गोल्ड में करेक्शन है, जो 84,800 के टारगेट के लिए आज इंटरडे में बेचा जा सकता है। और हफ्ता भर का व्यू ले तो 82,500 से 82,800 तक के भी लेवल हम गोल्ड में आते हुए देखेंगे। चलिए अब वीरेंद्र सर से भी समझ लेते हैं। वीरेंद्र सर, आपको क्या लग रहा है गोल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है? आज की गिरावट पर आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट बुकिंग है और चार्ट के हिसाब से रेक्टेंगल बन रहा है, जो बॉक्सी ट्रेडिंग जिसको कहेंगे। तो नियर टर्म सपोर्ट एरिया 84,200 300 रहेगा। ऊपरी स्तरों पे 85, 700, 800 का भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 86,000 मान के चले तो मैं टेम्पररी हल्का सा शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करूंगा विथ छोटा थोड़ा वॉल्यूम और रीजनेबली गुड 500-700 रुपये के स्टॉप लॉस से। चलिए, तो ये सलाह वीरेंद्र जी की है गोल्ड पर। इनको भी लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ी गिरावट आ सकती है। 84,800 रुपए तक सोने का भाव फिसल सकता है, ये वीरेंद्र जी का कहना है। और तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि ट्रेंड थोड़ा वीक अब दिख रहा है, थोड़ी मुनाफा वसूली बढ़ सकती है। इतनी तेजी के बाद ये मुनाफा वसूली जायज भी है। चलिए, एक आध दर्शक है जिनके सवाल ले लेते हैं, फिर हम पाम तेल पर बात करेंगे संदीप जी से। नितिन है कानपुर से, चांदी में इन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है, अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वीरेंद्र सर बताइए क्या करना चाहिए नितिन जी को, अपनी तेजी की पोजीशन में निकल जाएं या बने रहें?
टेम्पररी तो कमजोरी रहेगी, बट आज की गिरावट में मैं कुछ ज्यादा नहीं देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट का जोर गोल्ड पे ज्यादा रहेगा कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर में डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड है, तो फिलहाल वो बना सकते हैं अपनी जो भी लॉन्ग पोजीशन है, बट इसका स्टॉप लॉस वो उनको मेंटेन करना चाहिए करीबन 93,700 के आसपास का। ओके, अगले दर्शक गोल्ड पर है। अनिल वर्मा है बक्सर बिहार से। 81,000 रुपए पे सोने को शॉर्ट कर रखा है। इनकी ये काफी पुरानी शॉर्ट पोजीशन लगती है। क्या सलाह देंगे केडिया जी? काफी नुकसान हो रहा होगा इनको, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी इनको सलाह दे दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि 2024 और 2025 एक एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी वाला पीरियड रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप आने से हम जानते हैं कि ट्वीट के ऊपर ही पूरा मार्केट मूव कर रहा है। और हमने देखा भी है डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जिस ढंग से टैरिफ कंसर्न्स बने हैं, तो तभी हमने इतनी बड़ी ये रैली आती हुई देखी है। तो पहली सलाह है कि कभी भी आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना कीजिए, बट फिर भी अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आपने जैसे बिकवाली की है, तो उसके साथ कभी भी आप कॉल खरीद लीजिए। तो उससे क्या होगा, एक तरह का नेचुरल स्टॉप लॉस लग जाएगा। उदाहरण के तौर पे आज सपोज मुझे मंदी लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर बेचूंगा, उसके साथ साथ कॉल भी ले लूंगा। तो होगा क्या, अगर भाव में कोई बड़ी गिरावट आ भी जाती है तो मेरा फ्यूचर में तो मुझे पैसा बन जाएगा, लेकिन कॉल का एक लिमिटेड नुकसान ही होगा मेरा। लेकिन यहां से अगर रिवर्स हो जाता है मार्केट, तो फ्यूचर में डेफिनेटली एक तरह का इंश्योरेंस काम करेगा, क्योंकि कॉल में पैसा बनेगा। तो या तो आप स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, या कभी भी जब आप फ्यूचर में ट्रेड करें तो उसके अगेंस्ट ऑप्शन में भी आप अपनी पोजीशन बनाइए, सो दैट इन केस अगर मार्केट आपके व्यू के अगेंस्ट जाता भी है तो आपको ज्यादा बड़ा नुकसान कभी नहीं आएगा। और व्यू की बात करें तो टाइमिंग मार्केट में मुझे लगता है कि गिरावट का रुख टेम्पररी है, अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू ठीक है, इंटैक्ट है अभी भी, बट मुझे लगता है कि 82,500 से 82,800 तक का लेवल हफ्ता 10 दिन में एक बार टेम्पररी मिल जाएगा। वहां पे इनको लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए गोल्ड को सपोर्ट कंटिन्यू आगे भी मिलता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं पाम तेल की, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप भान हैं, सीईओ हैं एसडी गथरी सिंगापुर से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, पाम कीमतों में जो नवंबर में जो तेजी हमने देखा था, नवंबर 2024 में 5200 रिंगिट के पार निकला था, वहां से तो भाव नरम जरूर हुए हैं, लेकिन फिर से तेजी का ट्रेंड दिख रहा है 17 जनवरी के बाद से। क्या लग रहा है सर, आगे क्या होगा पाम में? क्या ये तेजी टिकाऊ लग रही है आपको, कुछ और गिरावट है आगे? मोहन जी, नियर बाय में तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त टाइटनेस है। स्टॉक्स बहुत कम है मलेशिया में। करंटली वी आर हैविंग समवेयर अराउंड 1.57 मिलियन टन स्टॉक्स इन मलेशिया, जो कि बहुत कम स्टॉक्स है। और आने वाले महीने में मार्च में भी थोड़ा सा प्रोडक्शन बड़ा कम आएगा, जिसके चलते सप्लाई बड़ी टाइट है। उस सप्लाई चेन को देखते हुए नियर बाय के प्राइसेस थोड़े प्रीमियम पे बने हैं, जो कंटिन्यू करेगा टिल अप्रैल तक। अप्रैल के बाद प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगा, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसके चलते फिर थोड़ी सी राहत नजर आएगी पाम प्राइसेस में। अप्रैल जून के आसपास की आप अगर बात कर रहे हैं, तो वो पाम का भाव आप क्या देखते हैं? अगर एक रेंज बता दे उस क्वार्टर में, अप्रैल जून क्वार्टर में। देखिए, अभी जैसे आज यहाँ पे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कई स्पीकर ने दिया, कई ने डिफरेंट रेंज दिए हैं, बिटवीन 4200 टू 4600 रिंगिट ऑन द फ्यूचर्स मार्केट। 4200 से $4600 आपको लग रहा है कि वो टिकाऊ लेवल है? आपका अपनी रीडिंग क्या है? आप क्या सेंस कर रहे हैं इस मार्केट में सर? देखिए, अभी सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि ये जो पाम ने प्रीमियम बनाया रखा है सोयाबीन ऑयल के सामने $35 to $40 का, अगर ये प्रीमियम सस्टेन होता है तो पाम की डिमांड आने वाले महीनों में और थोड़ी सी कम हो जाएगी। अभी पूरी ग्लोबली सबसे ब्राइट स्पॉट इंडिया है, क्योंकि इंडिया को अभी पाम तेल की बहुत सख्त जरूरत है नियर बाय में। उसकी एंटिसिपेशन में पाम प्राइसेस को यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और अगर ये प्रीमियम कम हो जाता है, देन पाम ऑयल को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। एक सवाल है कि सोया तेल को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी सप्लाई आने वाले समय में यूएस से और ब्राजील से करीब 40 लाख टन बढ़ने का अनुमान है। इसका क्या असर होगा पाम तेल मार्केट पर? हालांकि दूसरी एक कॉन्ट्रा खबर भी है कि अर्जेंटीना में सोया उत्पादन का जो पुराना अनुमान था वो था 535 लाख टन का, जो वहां पर रिकॉर्ड उत्पादन की रिपोर्ट थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो उस
उत्पादन अनुमान को वो कम करते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के उत्पादक एरिया में जो भी उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश भी कम हुई है, मॉइस्चर लगातार कम हो रहे हैं उन एरियाज में, तो इनको लग रहा है कि उत्पादन उतना होगा नहीं जो पुराना अनुमान था। इन खबरों का क्या असर होगा? मिलीजुली खबरें हैं, एक तरफ सप्लाई बढ़ने की भी खबर है, दूसरी तरफ पुराने बम्पर उत्पादन के अनुमान में भी कमी आ रही है। देखिए अभी उसका ज्यादा मेजर इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, सप्लाई चेन इज इंटैक्ट, ऑयल अवेलेबल है। उसी वही कारण है कि जो पाम के सामने सोयाबीन ऑयल ने अभी डिस्काउंट कंटिन्यूसली बना के रखा है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा सप्लाई चेन और एक्स्ट्रा क्रॉप जो आ रही है। सर, सनफ्लावर को लेकर क्या रिपोर्ट है आप लोगों के पास? क्योंकि सनफ्लावर का जो इस ऑयल ईयर मार्केटिंग ईयर में अगर आप देखें नवंबर से जनवरी के दौरान तो काफी अच्छे नंबर में इंपोर्ट हुआ है भारत में सनफ्लावर ऑयल का रूस से। आगे मार्केट का डायनेमिक आपको कैसा दिख रहा है सनफ्लावर में? मुझे लगता है कि इस साल ये सनफ्लावर वापस अपना वो प्रीमियम बनाएगा। सनफ्लावर आज की तारीख में भी सबसे एक्सपेंसिव तेल वापस हो गया है, सप्लाई चेन बड़ी कम है, उनकी प्रोडक्शन बहुत कम है वहां पे, और वो उसके चलते सनफ्लावर ऑयल अपना प्रीमियम बनाए रखेगा। सवाल सर, खाने के तेल में कौन सबसे ज्यादा आपको तेज यहां से दिख रहा है अगले 3 महीने तक? देखिए भागने वाला मार्केट तो लग नहीं रहा है कि तेजी वाला, इससे ज्यादा तेजी वाला मार्केट नजर नहीं आ रहा है अभी। खाली कि इस लेवल पे ये सस्टेन कितनी देर करेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला कॉन्फ्रेंस के बीच से और हमारे दर्शकों को राय दी कि क्या कुछ हो रहा है एडिबल ऑयल मार्केट को लेकर। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके बचे हुए सवालों के जवाब लेंगे। हालांकि बहुत सारे दर्शक हैं, जो सवाल बच जाएंगे उनको हम अगले हफ्ते शामिल करेंगे। जल्द लौटते हैं। के बाद आपका स्वागत है। अब के सवालों का वक्त हो गया है। क्रिश है दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? वीरेंद्र सर, कॉपर में क्या करना चाहिए क्रिश को? कॉपर में हल्का बाउंस आए तो शॉर्ट साइड में प्रेफर करूंगा। 867 पे शॉर्ट कर सकते हैं। 87372 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 860 का टारगेट रख सकते हैं। अगले दर्शक मिनी गुप्ता है कानपुर से, जिंक और कॉपर में शॉर्ट पोजीशन है, क्या करें? क्या सलाह देंगे मिनी गुप्ता जी को, केडिया जी? देखिए पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो हमने अच्छी खासी रिकवरी जरूर देखी है, बट कहीं ना कहीं अब डॉलर में जो रिकवरी बनी हुई है और टैरिफ वॉर जो बना हुआ है उसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप लग रहा है। जैसे वृद्धि जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं एक गिरावट रख सकती है, तो मुझे लगता है जिंक के अंदर भी हमने 270 का लेवल रीगेन जरूर कर लिया, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो 270 के करीब बेच के चलिए। नीचे में मुझे लगता है कि 267 तो इमीडिएट टारगेट है, बट 264 तक का लेवल देखने मिल सकता है। वहीं अगर कॉपर की भी बात करें तो मेरा भी मानना है 96-50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है एलएमई पे। टाइमिंग एक टेम्पररी गिरावट है, ठीक है, मीडियम टर्म अभी भी अच्छा है, लेकिन टेम्पररी टू 868 पे बेच के चलेंगे जो 862 तक का टारगेट रहेगा। तो पूरे बेस मेटल में एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। तो बेस मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहां पर आ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? अनुज जी क्या करें एनजी में? देखिए नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा साइडवेज मूव में है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें लगता है कि अगर प्राइस 342 के रेट पे आते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। मार्च कॉन्ट्रैक्ट का कॉल रहेगा। स्टॉप लॉस करीबन 336 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि 355 तक देखा जा सकता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। काफी प्राइस करेक्ट हुए, हमें लगता है शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आ सकती है। अगले दर्शक है अमित है नासिक से। केडिया जी आपसे पूछना चाह रहे हैं क्रूड पर और नेचुरल गैस पर क्या करें? देखिए कच्चे तेल की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 2025 में सप्लाई काफी ज्यादा रहेगी। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की बात चल रही है, तो सप्लाई आगे जाकर जैसे ही रिजॉल्व होगी लड़ाई तो सप्लाई तो बढ़ेगी। तो आई थिंक थोड़ा टेक्निकल अगर बाउंस अगर आता है 6100-6120 तक, तो मैक्सिमम अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। वहां से एक बड़ी गिरावट रहेगी, क्योंकि 2-3 दिन की बड़ी गिरावट के आज थोड़ा बाउंस जरूर दिख रहा है, बट ये टेम्पररी बाउंस है। जो 6120 तक का लेवल मिलता है वहां पे अपनी लॉन्ग पोजीशन निकल जाइए, फिर बिकवाली कीजिए। ओवरऑल 5850 तक का भी लेवल मिल जाएगा, बट आज एक बाउंस रहेगा। वहीं नेचुरल गैस के अंदर मेरा मानना है कि विंटर्स अब खत्म होते हुए जाएगी, जिसके चलते लॉन्ग टर्म व्यू नेचुरल गैस में गिरावट का रहेगा। आज थोड़ा भी अगर बाउंस 352 तक का लेवल मिलता है तो नेचुरल गैस में बिकवाली करके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 334 का है, बट अगले 1-1.5 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो 270 तक का भी लेवल नेचुरल गैस में देखने मिलेगा, क्योंकि अब विंटर्स खत्म है और कहीं ना कहीं समर चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से हीटिंग डिमांड में ड्रॉप देखा जाएगा।
ओके, अगले दर्शक है राकेश है बेंगलुरु से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। अनुज जी, गोल्ड में क्या सलाह देंगे राकेश जी को? देखिए, गोल्ड हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में एक बार $2860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म का व्यू, हालांकि लॉन्ग टर्म में कोई बदलाव नहीं, लॉन्ग टर्म भी हमें लगता है कि पॉजिटिव रहेगा। बट अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, करीबन 85,450 में। स्टॉप लॉस 85,725 का लगाएं, टारगेट 84,900 देखने को मिल सकता है। $2660 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है निशु हैं मथुरा से, चांदी इन्होंने खरीदा है 89,550 रुपए में। वीरेंद्र सर, क्या करना चाहिए चांदी में इनको? जो ओपन पोजीशन उनकी लॉन्ग साइड की है उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 93 आसपास का लगा सकते हैं, तो प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाएगा। चलिए मसालों की बातचीत कर लेते हैं, और मसालों की रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ अश्विन नायक साहब हैं, चेयरमैन है फिस्क के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, जीरे को लेकर ग्राउंड से क्या रिपोर्ट आ रही है? मिली जुली रिपोर्ट है। पहले कहा जा रहा था कि फसल की स्थिति काफ़ी अच्छी है, अब कहा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से यील्ड कमज़ोर रह सकती है, और जो पुराना अनुमान जिन एक्सपर्ट्स ने, सर्वेयर्स ने दिए थे, अब वो नीचे की तरफ उसे लेकर आ रहे हैं। आपका अनुमान क्या है सर? सर, जैसा आप जानते हैं, हमारा फेडरेशन जो है वो एक क्रॉप की सर्वे करवाता है। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और हमारे एक्सपीरियंस व्यापारियों की टीम अभी ग्राउंड पे है। उनके रिपोर्ट्स अभी करीबन 2-4 दिन में हमारे पास आएंगे। उसके बाद एक पूरी डेटा एंट्री होने के बाद, जैसा आप जानते हैं, गोवा में 7-8 मार्च को हमारी जो मीट है उसमें ही हम लोग इसको रिलीज करेंगे। अभी जो भी है वो सब व्यापारियों के अपने अपने अभिप्राय है। कोई अलग बता रहा है राजस्थान से, कोई सौराष्ट्र से अलग बता रहा है। बाकी जो वेदर इफेक्ट है वो तो सब अभी जानते ही कि वेदर जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस वेदर में चल ही रहे हैं। बहुत परफेक्ट टाइम है। आप लोगों की रिपोर्ट अब देखते हैं किस तरह का उस सेमिनार में निकल कर आता है, लेकिन उससे पहले डिमांड के बारे में तो आप बात कर ही सकते हैं। सर, घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड, पहले जीरे पर बताइए किस तरह की है? एक्सपोर्ट में देखिए, मेरे हिसाब से 2014 के बाद 10 साल के बाद करीबन ये लास्ट ईयर जो गया 2024 से 2025, फरवरी टू फरवरी हम लोग गिनते हैं, उसके अंदर पहली बार 2.5 लाख टन जितना जीरा एक्सपोर्ट हुआ है। तो एक वापस रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के जो फिगर है वो देखने को मिले हैं, क्योंकि प्राइस अपनी लास्ट ईयर काफी रिजनेबल हो गई थी, और अभी के जो प्राइस है वो उससे और नीचे चल रहे हैं। और अभी जो दूसरी कंट्रियों की सोइंग है वो भी होनी बाकी है। तो इंडिया की प्राइस देखते हुए वहां भी कोई सोइंग बढ़े ऐसा तो आसार है नहीं, शायद घट सकती है। तो एक्सपोर्ट अगले साल भी इंडिया से ही बढ़िया जाएगा, और इंडिया एक्सपोर्ट के ऊपर छाया रहेगा, ऐसा पूरा मेरा पर्सनली अनुमान है। सर, लेकिन एक चीज खबर आ रही थी, हालांकि आपके एसोसिएशन के मेंबर्स भी है, वो लोग कह रहे थे कि गल्फ फूड में उस तरह का ट्रैक्शन नहीं मिला जो वहां के इंपोर्टर्स है बाहर के, वो चाह रहे कि कुछ और नीचे भाव आए, वो नीचे भाव की उम्मीद में बैठे हैं। ऐसा है क्या? गल्फ फूड के अंदर क्या है कि सर करीबन 200 से 250 स्टॉल अपने जो ट्रेड वाले हैं उनके लगे होंगे। अभी फुटफॉल कितनी हुई, कितने लोगों के ट्रेड हुए, वो तो सब डेटा निकालना मुश्किल है। तो जो भी बातें हैं वो अपने अपने पर्सनल व्यू है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो गल्फ फूड है वो तो ओवरऑल काफी अच्छे खासे फुटफॉल के साथ ही खत्म हुआ है। बिल्कुल फुटफॉल है, लेकिन किस तरह की डील हुई है ग्राउंड पे, सबके अपने अपने इंडिविजुअल्स व्यू हैं। ये आपने अच्छा कहा, लेकिन आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के नंबर दिख रहे हैं, और आने वाले समय में भारत के जीरे की एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है आपको। धनिया की डिमांड के बारे में बताइए। यहाँ पर भी मैं सप्लाई की बात नहीं करूँगा, किस तरह की रिपोर्ट है वो आपके सेमिनार के जरिए पता करेंगे, लेकिन डिमांड की बात बता दीजिए। धनिया में क्या हो रहा है सर? धनिया में भी इंडिया की जो क्रॉप है लास्ट ईयर की, वो वापस एक बार काफी अच्छी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। और ये साल भी मुझे लग रहा है कि अपना प्राइस अभी भी रिजनेबल लेवल पे चल रहा है। रशिया की सप्लाई जो थी वो पिछले 4-6 महीनों से डिस्टर्ब थी, और अभी आगे रशिया की ऑफर आ रही है, लेकिन उनकी सप्लाई कैसी रहेगी वो अभी भी कोई पूरी जानकारी नहीं है लोगों के पास। तो अपनी धनिया की जो सप्लाई है वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड और डोमेस्टिक दोनों अच्छी रहनी चाहिए, और डिमांड भी अच्छी बनी रहेगी। छोटा जवाब नायक सर, आप जाते जाते दे दीजिए। जीरे का कैरी ओवर स्टॉक आपके हिसाब से कितना है, और धनिया का कितना है? सर, कैरी ओवर स्टॉक तो मैं भी अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि काफी कुछ डेटा का जो मामला है वो हम लोग अभी एक आध हफ्ता ही हमारे सेमिनार से दूर है। तो मैं सबको इनवाइट करूंगा कि फिश के सेमिनार में गोवा में आइए 7-8 मार्च में। आप भी जानते हैं कि फिश फेमस ही इसीलिए है कि हमारे जो डेटा रिलीज होते हैं परफेक्ट टाइम पे होते हैं। पूरा वेदर का पैटर्न देखने के बाद
और साइंटिफिक तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो वो देखने के लिए, वो जानने के लिए, लोगों के व्यू जानने के लिए अच्छे अच्छे पैनलिस्ट होते हैं, आपके जैसे मॉडरेटर होते हैं। तो उसमें आप लोग आइए और जानिए। बाकी मैं इसका सेमिनार खत्म होने के बाद आपके साथ खुल के बात करूंगा सर। ओके, शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि वहाँ से बेहतर रिपोर्ट निकल कर आए और लोगों को भी मदद मिले। केडिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीरेन जी, अनुज जी, आप तीनों एक्सपर्ट्स इतने पुराने हैं कि भर भर के कॉलर आ रहे थे, लेकिन आज वक्त कम था, हम उन कॉलर्स को शामिल नहीं कर पाए। इसके लिए बहुत मुझे दुख भी है कि चलिए, लेकिन जो भी सवाल बच गए हैं अगले हफ्ते कोशिश करेंगे इन सवालों के जवाब देने की। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।